आखिरी बस। दिसंबर की ठंडी और अंधेरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में ठंडक के साथ अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए पत्तों की। कविता, एक कॉलेज की छात्रा, शहर में अपने कॉलेज के वार्षिक उत्सव से लौट रही थी। यह उत्सव उसके जीवन का सबसे यादगार होना चाहिए था, लेकिन जो होने वाला था वह उसकी कल्पना से परे था। बस स्टैंड पर सन्नाटा था। वह अकेली थी। दूर दूर तक न तो कोई इंसान था और न ही कोई गाड़ी। घड़ी रात के 11 बजा रही थी और मोबाइल नेटवर्क गायब था। कविता ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई मदद नहीं दिखी। तभी दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले हल्की, फिर तेज। रोशनी की एक धुंधली रेखा पास आती दिखाई दी। यह एक पुरानी बस थी, जो लगभग लड़खड़ाती हुई स्टैंड पर आकर रुकी। ये बस बिल्कुल अलग लग रही थी। ये बहुत पुरानी थी, जैसे ये कई सालों से सड़कों पर न चली हो। इसके टायरों पर मिट्टी और काई जमी हुई थी और उसके शीशे इतने गंदे थे कि अंदर झांकना नामुमकिन था। बस के ऊपर कोई नाम या नंबर प्लेट नहीं थी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसने कविता को देखा और धीमी आवाज में कहा, यह आखिरी बस है, अब और कोई नहीं आएगी। अगर जाना है तो अभी चढ़ जाओ। कविता ने झिझकते हुए बस के अंदर झांका। बस के अंदर सिर्फ 7-8 यात्री थे। वे सभी बिना हिले डुले बैठे थे, जैसे मूर्तियां। उनकी आंखें खिड़की की ओर टिकी हुई थीं। कविता के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और बस में चढ़ गई। बस चलने लगी। खिड़की के बाहर का अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क सुनसान थी। पेड़ों की लंबी शाखाएं बस की रोशनी में डरावनी लग रही थीं। बस के अंदर माहौल अजीब था। ट्यूबलाइटें झपक रही थीं और हर बार जब रोशनी जाती तो कविता को लगता कि बस के यात्री बदल रहे हैं। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन सिर्फ घना अंधेरा और पेड़ों की परछाई दिखी। बस के अंदर बैठी महिला, जो कविता के पास थी, बड़बड़ाने लगी। उसने अपनी गोद में कुछ पकड़ा हुआ था, लेकिन कविता ने जब गौर से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। वह महिला कह रही थी, मुझे माफ कर दो, मैं बचा नहीं सकी, मेरी गलती नहीं थी। कविता ने उसकी बातों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन महिला अचानक चुप हो गई। जब कविता ने फिर से उसकी ओर देखा तो पाया कि उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। वह स्थिर होकर खिड़की की ओर देखने लगी। कुछ देर बाद बस अचानक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने घोषणा की, आगे सड़क पर कोई बाधा है, थोड़ी देर रुकना होगा। कविता ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर एक सफेद कपड़े में लिपटी आकृति पड़ी थी। ड्राइवर बिना कुछ बोले नीचे उतरा और उस आकृति को हटाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने कपड़े को छुआ, वह आकृति अचानक उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और उसका चेहरा इंसानी नहीं था। वह जंगल की ओर दौड़ गई। ड्राइवर चुपचाप बस में वापस आया, लेकिन उसकी चाल अब पहले जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ छुपा रहा है। बस फिर से चलने लगी, लेकिन अब बस के अंदर बैठे यात्री और अजीब लगने लगे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी अपनी घड़ी देख रहा था, लेकिन उसकी घड़ी की सुइयां हिल नहीं रही थी। एक और यात्री, जो पीछे बैठा था, कविता को घूरने लगा। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि कविता को लगा वह उसकी आत्मा तक देख रहा है। उसने कविता से कहा, तुम यहाँ क्यों हो? ये बस तुम्हारे लिए नहीं है। कविता ने डरकर अपनी नजरें फेर लीं। बस के चलते समय कविता ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के किनारे एक परछाई लगातार बस का पीछा कर रही थी। पहले वह धीमी थी, फिर उसकी चाल तेज हो गई। वह परछाई लंबी और डरावनी थी। कविता ने खिड़की पर थपथपाहट महसूस की। उसने डर के मारे खिड़की से अपनी नजरें हटा लीं। जब उसने दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। बस एक सुनसान इलाके में रुकी। वहां कोई घर या दुकान नहीं थी, सिर्फ काले पेड़ और घना अंधेरा। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और एक यात्री नीचे उतर गया, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरा, जमीन से धुएं की लहरें उठने लगीं। वहां से अजीब सी चीखें सुनाई देने लगीं। यात्री अचानक गायब हो गया। ड्राइवर ने दरवाज़ा बंद किया और बस फिर से चलने लगी। कुछ देर बाद ड्राइवर ने अचानक कहा, तुम सबने अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसा किया है जिसका भुगतान आज करना होगा। ये बस तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। कविता ने डरते हुए कहा, लेकिन
मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे घर जाना है, ड्राइवर ने हंसते हुए जवाब दिया। ये बस सिर्फ उन्हें ले जाती है जिनकी कहानी खत्म हो चुकी है। अब तुम चाहो या न चाहो, यहाँ से बच नहीं सकती। बस अब एक घाटी के किनारे चल रही थी। नीचे एक गहरी खाई थी जिसमें से जलती हुई आग की लपटें उठ रही थीं। चीखों की आवाज़ें तेज होती जा रही थीं। बस के यात्री अब इंसान नहीं लग रहे थे। उनके शरीर गलने लगे थे और उनकी आंखों से अजीब रोशनी निकल रही थी। कविता ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन बस के अंदर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। ड्राइवर ने कहा, अब तुम भी हमारा हिस्सा बन जाओगी। तुम्हारी मंजिल यही है। अगली सुबह गांव के लोगों ने उस बस को बस स्टैंड पर खड़ा देखा। वह बस जली हुई लग रही थी। अंदर कोई यात्री नहीं था, लेकिन सीटों पर राख के निशान थे। गांव के लोगों ने खिड़की पर कविता का दुपट्टा देखा। उन्होंने कहा कि यह वही बस थी जो हर साल दिसंबर में आती है और लोगों को अपने साथ ले जाती है। क्या आप ऐसी बस में सफ़र करने की हिम्मत करेंगे? बस के ऊपर चुड़ैल। एक ठंडी और भीगी रात थी जब मुंबई से पुणे जाने वाली आखिरी बस हाईवे पर अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। मौसम में हल्की बारिश हो रही थी और बस की खिड़कियां पानी से धुंधली हो गई थीं। बस में कुल 6-7 यात्री थे और सभी किसी न किसी कारण से एक दूसरे से बिछड़कर अपनी यात्रा पर निकले थे। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही थके हुए थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि यह रात का सफ़र जल्दी ही खत्म हो जाएगा। बस के इंजन से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे किसी भारी चीज़ ने बस को टक्कर मारी हो। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोकी और कंडक्टर के साथ नीचे उतरकर बस की जांच की। बारिश में गाड़ी के चारों ओर घना अंधेरा था। जब दोनों बाहर गए तो उन्होंने सड़क पर कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया। क्या हुआ था? कंडक्टर ने पूछा जब ड्राइवर वापस बस के पास आया। कुछ नहीं, शायद कोई पत्थर गिरा होगा, ड्राइवर ने जवाब दिया और बस को फिर से चालू किया। जैसे ही बस ने रफ्तार पकड़ ली, सभी यात्री फिर से अपनी सीटों पर आराम करने लगे। लेकिन धीरे धीरे बस में एक अजीब सी चुप हो गई, मानो आसपास कुछ गैरमामूली घटित हो रहा हो। रोहित, जो खिड़की से बाहर देख रहा था, महसूस कर रहा था कि कुछ हलचल हो रही है। उसकी नज़रें अचानक बस की छत पर उठी और उसने देखा कि कोई काला साया धीरे धीरे बस के ऊपर से चल रहा था। क्या वह औरत है? रोहित ने धीरे से सोचा। बस के ऊपर वह औरत सफ़ेद साड़ी में चल रही थी, लेकिन कुछ था जो उसे और भी डरावना बना रहा था। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके लंबे बाल उसके चेहरे से झूल रहे थे, जैसे वे हवा में तैर रहे हों। उसकी छाया बस के ऊपर से इस तरह से चल रही थी जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हो। वह औरत धीमे धीमे अपनी गति बढ़ाते हुए बस के पीछे से बस के ऊपर चढ़ी और फिर अचानक बस की छत पर एकदम से खड़ी हो गई। उसके पैरों में जो पायल थी, उसकी आवाज़ छन छन सुनाई देने लगी और वह धीरे धीरे बस के ऊपर चक्कर लगाने लगी। यात्री डर के मारे चुप हो गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। अचानक बस के इंजन से एक जोरदार आवाज़ आई, जैसे इंजन अपने आप बंद हो गया हो। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, लेकिन बस एक जगह पर खड़ी रही। क्या हुआ? कंडक्टर घबराया हुआ था। मैं कुछ देख रहा हूँ, ड्राइवर ने कहा। सभी यात्री खिड़कियों से बाहर देखने लगे और उसी समय वह औरत बस के ऊपर से नीचे कूदने लगी। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज़ें सुनाई दी। वह बहुत तेजी से बस की छत से नीचे उतरते हुए अंदर आ गई। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे वह किसी खौफनाक खेल का हिस्सा हो। तुम सबको मेरे साथ चलना होगा, औरत की आवाज़ गहरी और डरावनी थी। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो चुकी थीं और उसकी त्वचा मरी हुई लग रही थी। वह बस के अंदर आए और एक यात्री को अपने साथ खींच लिया। वह यात्री चीखा, लेकिन उसकी आवाज़ मध्यम हो गई और उसकी चीखें बस के अंदर फुसफुसाहट में बदल गईं। उस यात्री का शरीर खून से लथपथ हो गया था और वह चुपचाप बस से बाहर फेंक दी गई थी। रोहित, जो सबसे आखिरी सीट पर बैठा था, डर के मारे कांप रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी आंखों के सामने खिड़की से बाहर औरत की भयावह छाया की आड़ी तिरछी आकृतियां लहराने लगीं। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन तभी वह औरत अचानक उसके पास आ गई और उसकी तरफ इशारा किया। तुम भी मेरे साथ चलोगे? औरत ने कहा और उसका हाथ रोहित की ओर बढ़ने लगा।
रोहित ने एक जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तरह औरत की आवाज़ में डूब गई। उसके अंदर अचानक एक हिम्मत आई। उसने अपनी जेब से ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था, और उसे पकड़ते हुए औरत की ओर फेंक दिया। जैसे ही ताबीज औरत के चेहरे से टकराया, वह औरत जोर से चीखी और उसकी आंखों से खून बहने लगा। वह हवा में उड़ने लगी और उसके शरीर से जलती हुई लपटें निकलने लगीं। बस के अंदर की सारी रोशनी छत से बुझ गई और फिर अचानक बस तेजी से रुक गई। जब रोहित ने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो उसने पाया कि बस पूरी तरह से खड़ी थी, लेकिन कोई यात्री जीवित नहीं था। बस के अंदर खून के धब्बे और टूटा हुआ सामान पड़ा था। बस की छत पर औरत के जले हुए पैरों के निशान थे। अगली सुबह जब पुलिस आई, तो बस को ढूंढा गया, लेकिन वहां कोई भी यात्री या ड्राइवर नहीं मिला। बस की छत पर जलने के निशान और खून की बू थी, लेकिन औरत का कोई पता नहीं था। बस के सभी दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन भीतर कोई नहीं था। लोग कहते हैं कि वह औरत अब भी उसी हाईवे पर भटक रही है। अगर आप कभी रात के समय उस रास्ते से गुजरे और किसी बस के ऊपर छन छन की आवाज़ सुने, तो जान ले कि वह वही चुड़ैल है जो फिर से किसी और यात्री को अपना शिकार बनाने के लिए इंतजार कर रही है। अगर तुम उस आवाज़ को सुनो, तो मुड़कर मत देखना, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उन बेखबर यात्रियों का हुआ। वो खौफनाक आवाज़। गांव का नाम था शिवपुर, जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और जिंदगी की गति बहुत धीरे धीरे चलती थी। शिवपुर गांव को अपनी शांतिपूर्ण और सादगी भरी जिंदगी के लिए जाना जाता था, लेकिन एक रहस्य ने इस गांव की शांति को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। वह रहस्यमय हवेली। हवेली, जो कभी गांव के सबसे बड़े रईस परिवार की थी, अब वीरान और खौफनाक हो चुकी थी। उस हवेली के बारे में अनेकों किस्से थे। लोग कहते थे कि हवेली में हर रात अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। कुछ लोग कहते थे कि हवेली के भीतर किसी ने आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा अब तक वहां भटक रही है। गांव वाले बताते थे कि जो भी हवेली के अंदर जाता था, वह कभी वापस नहीं लौटता। राहुल और सिमा, जो शिवपुर गांव के दो जिगरी दोस्त थे, अक्सर हवेली के बारे में बातें करते थे। वे दोनों साहसी और साहसिक थे और खतरों से बचने की बजाय उनका सामना करना पसंद करते थे। हवेली की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में सुनते सुनते उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वे दोनों ये जानने के लिए बेताब थे कि आखिरकार उस हवेली में क्या छुपा हुआ है और वह खौफनाक आवाज़ कहाँ से आ रही है। एक दिन राहुल ने सिमा से कहा, सिमा, हमें इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। हवेली में क्या छुपा है, ये जानने के लिए हमें उस तक पहुंचना होगा। सिमा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन राहुल की जिद देखकर उसने कहा, ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। रात के अंधेरे में चांद की हल्की रोशनी में दोनों अपने घरों से निकल पड़े। हवेली तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगल और तंग रास्तों से होकर गुजरना था, और जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, उनका दिल धड़कने लगा। हवेली का दृश्य डरावना था। उसकी दीवारों पर उगे हुए बेल और लता, टूटे फूटे दरवाजे और खिड़कियां, जैसे ये घर समय के साथ पूरी तरह से बिखर गया हो। हवेली के अंदर से एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल ने सिमा की ओर देखा और कहा, तुम तैयार हो? सिमा ने हल्के से सिर हिलाया और दोनों ने हवेली का दरवाजा खोलने की कोशिश की। पुराना जंग लगा ताला किसी तरह खुल गया और दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखते गए। अंदर का वातावरण बहुत अजीब था। दीवारों पर मटमैले रंग की पेंटिंग्स लटकी हुई थीं, जिनकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। हवेली में एक सड़ी गंदी सी महक थी और हवा में एक ठंडक सी थी, जैसे पूरी हवेली में कई सालों से कोई न आया हो। अचानक दूर से एक आवाज आई, थप थप थप। यह आवाज बहुत तेज थी और जैसे किसी भारी कदमों से आ रही हो। सिमा डरते हुए बोली, क्या ये सच में आवाज है या हमारी कोई भ्रांति? राहुल ने उसे शांत किया, ये सिर्फ हवा का असर होगा। हम आगे बढ़ते हैं। दोनों धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे ही वे एक कमरे के पास पहुंचे, आवाज और तेज हो गई। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से एक अजीब सी चमक आ रही थी। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला और दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर का दृश्य एकदम भयानक था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी और उस पर एक बेजान आदमी का शव पड़ा था।
शव के शरीर पर जंजीरें बंधी हुई थीं और उसके पैरों से वही थप 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 की आवाज आ रही थी। सीमा की चीख निकल गई और वह डर के मारे कांपने लगी। राहुल भी पूरी तरह से सिहर गया था, लेकिन उसने अपने डर को दबाते हुए कहा, तुम घबराओ मत, हमें पहले इस कमरे को पूरी तरह से देखना होगा। जैसे ही राहुल ने शव के पास जाकर देखा, उसकी आंखें पूरी तरह से फैल गईं। शव की आंखें अचानक खुल गईं और उस शव ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर उन दोनों की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और जैसे वह किसी बात को कहना चाहता हो। सीमा ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन राहुल के चेहरे पर अजीब सी चुप थी। उसने शव से कहा, तुम कौन हो? क्या तुम हमें कुछ बताना चाहते हो? उसी समय शव ने जोरदार चीख मारी और कमरे की दीवारें कांपने लगीं। दोनों तेजी से कमरे से बाहर भागे, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी थीं और वे दोनों महसूस कर रहे थे कि अब वे हवेली में फंस चुके हैं। हमें तहखाने तक जाना होगा, राहुल ने कहा, वहाँ कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। सीमा घबराते हुए बोली, राहुल, ये हम पर क्या असर कर रहा है? ये सब बहुत खौफनाक है। राहुल ने सीमा को सांत्वना दी, हम जो शुरू करने आए हैं उसे खत्म करना होगा। वे दोनों तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने की सीढ़ियां संकरी और घनी हो चुकी थीं। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, एक और डरावना दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। तहखाने में एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी हुई थी और उसके पास एक अजीब सी नीली रोशनी छिटक रही थी। राहुल ने पेटी खोली और अंदर देखा। वहां एक पुरानी किताब और कुछ बेतरतीब कागज पड़े थे। किताब के ऊपर यह शब्द लिखे थे, जो भी इस किताब को खोलेगा वह हवेली का हिस्सा बन जाएगा। सीमा डरते हुए बोली, राहुल, यह क्या है? हमें ये किताब नहीं खोलनी चाहिए। लेकिन राहुल ने किताब को उठाया और जैसे ही उसने इसे खोला, तहखाने की दीवारों से जोरदार चीखें गूंजने लगीं। अचानक हवेली का पूरा ढांचा हिलने लगा और दीवारों से घनी धुआं उठने लगा। दोनों की आंखें चुंधिया गईं। वे दोनों बुरी तरह से घबराए हुए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। सीमा ने कहा, हमें बाहर निकलना होगा, राहुल। हमें यहाँ से तुरंत भागना चाहिए। लेकिन राहुल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, हम अब वापस नहीं जा सकते। इस हवेली में कुछ बहुत गहरा रहस्य है और हमें इसका हल ढूंढना होगा। जैसे ही राहुल ने किताब को और खोला, एक विशाल गूंज के साथ हवेली की दीवारें और फर्श हिलने लगे। दोनों को महसूस हुआ कि हवेली का हर कोना अब उनके खिलाफ हो चुका था। गांव वालों का कहना था कि इसके बाद राहुल और सीमा दोनों कभी वापस नहीं लौटे। उनकी खोज में गए लोग हवेली के अंदर गए, लेकिन वहां से सिर्फ थप 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 की आवाज आई। अब भी हवेली के पास से यह आवाज आती है और किसी को भी यह नहीं मालूम कि वह आवाज किसकी है। गांव वाले कहते हैं कि जो भी उस आवाज का पीछा करेगा वह हवेली का हिस्सा बन जाएगा और कभी बाहर नहीं आएगा। Please subscribe our YouTube channel.